ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में अपन को ये याद नहीं रखना कि कौन सा ज्यादा चला है, क्योंकि पहला कम चला है, दूसरा उससे ज्यादा, और थर्ड सबसे ज्यादा। अब कार्नेटिक वार समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा भाई ये कार्नेटिक रीजन क्या है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, और ये आने वाले समय में तुम्हें परेशान कर सकता है। तो मैं पहले तुमको कार्नेटिक रीजन ही बता दूं, ठीक है, कि कार्नेटिक रीजन क्या है। तो कार्नेटिक रीजन अगर आप देखोगे तो दिस इज द कार्नेटिक रीजन, ठीक है। और कार्नेटिक रीजन बड़ा ही बड़ा है, देखो मद्रास भी इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर आज का अगर हम देखें, आज का तमिलनाडु, पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ कर्नाटका ऑल्सो, ये सब मिलाओगे तो कार्नेटिक रीजन आपको यहाँ पर मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ इस तरह का रीजन है, और क्लियरली अगर आप देखें तो कार्नेटिक रीजन इस तरह से है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट है, जैसे पोर्ट ऑफ मद्रास, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी एरियाज है जहां पर फ्रांस अपना सेटलमेंट कर रही है, जैसे पौंडीचेरी भी इधर ही है, ठीक है। और ये सारे के सारे रीजन, पुलिकट, पौंडीचेरी और इतने सारे, देखो यहाँ पुलिकट तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, राइट। पोर्ट्स बहुत सारे हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर अगर हम देखें, ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर ये वाला रीजन जो है, अगर हम साउथर्न टिप देखें तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आएगा या तो यहाँ लगेगा या फिर सूरत जाएगा, ठीक है, फिर या फिर यहाँ पर आएगा। और ये वाला जो रीजन है कार्नेटिक रीजन, ये तो बड़ा ही पॉपुलर रीजन है, ठीक है। अगर आपको ट्रेड करना है तो कार्नेटिक पे आपका कंट्रोल होना ही होगा। इस पूरे कार्नेटिक रीजन को यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गवर्न जो करते थे वो, वैसे तो ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता था, है ना, मुगल्स, पर यहाँ पर जो नवाब हुआ करता था, जो यहाँ पर बैठता था, ठीक है, इस पूरे रीजन को जो देख रहा है, दैट इज नवाब ऑफ आरकोट। आरकोट रीजन भी इसके अंदर है, ठीक है। और आरकोट रीजन का जो नवाब है, ठीक है, दैट इज नोन एज नवाब ऑफ आरकोट। देखो ये आरकोट रीजन है, ये इसकी एक तरह से कैपिटल मान लो, है ना। ये जिसका आरकोट के ऊपर कंट्रोल है उसका पूरा कार्नेटिक के ऊपर कंट्रोल है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और ये जो है, ये रीजन, कार्नेटिक रीजन जो है, दैट विल बिकम ए बैटल ग्राउंड बिटवीन द फ्रांस एंड ब्रिटिशर्स। दैट्स वाई बहुत सारे वार्स यहां पर हुए हैं, एंड दे आर फेमसली नोन एज कार्नेटिक वार, ठीक है। फ्रांस और ब्रिटेन इज जस्ट लाइक अ, अगर आप देखेंगे टॉम एंड जेरी आपस में लड़ रहे हैं, लड़ते रहते हैं, जब जब मर्जी आती तब लड़ने लग जाते हैं। यूरोप के अंदर तो बहुत ज्यादा लड़ाई होती है इसके अंदर। और आप देखेंगे सभी कार्नेटिक वार में ऑलमोस्ट, सेकंड को अगर हम छोड़ दें तो ऐसा हुआ है कि यूरोप के अंदर ये पहले लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते इन्होंने देखा यूरोप में तो लड़ रहे हैं, तो इंडिया के अंदर जो इनके सेटलमेंट्स है उसमें भी लड़ाई होने लग गई, यहाँ पे भी लड़ लेते हैं। तो यूरोप में लड़ाई होती थी और नीचे फिर उतर जाती थी, और फिर ये आपस में लड़ने लग जाते थे। तो फ्रेंच फ्रेंच और ब्रिटेन को आप कैसे करोगे, लाइक टॉम एंड जेरी हमेशा लड़ते रहते हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं भाई, इनका लड़ने का ही काम है। और लड़ाई करते थे यूरोप में, और नीचे फिर यहाँ पर नीचे भी लड़ने लग जाते हैं, इंडिया के अंदर सेटलमेंट्स में भी लड़ने लग जाते हैं, है ना। अब कार्नेटिक रीजन के ऊपर लड़ाई करने का मेन मकसद क्या होगा, ये कार्नेटिक रीजन के ऊपर जो पोर्ट्स हैं उनको कंट्रोल करना, दैट विल बी द मेन रीजन। और जो बिगर पिक्चर अगर हम देखें इसके अंदर, बिगर पिक्चर, ठीक है, तो ये होगा कि सारा का सारा कार्नेटिक एरिया को कंट्रोल करने की एक कवायद है, ठीक है। एक पॉइंट आपको इसके अंदर ये समझना होगा। दूसरा पॉइंट आप ऐसे समझिए कि हर एक वार के पीछे, हर एक वार के पीछे एक तो होगा मेजर रीजन, ठीक है, जिसको हम कहेंगे कि भाई एक बहुत बड़ा जो एक बैकग्राउंड होगा, ठीक है, जो एस्टेब्लिश हो रहा है, जो कि इसके अंदर मेजर रीजन है ना। और दूसरा जो होगा दैट इज ट्रिगरिंग पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट जो होता है कि भाई एक्चुअल में तो ये रीजन था, ठीक है, ये कारण था एक्चुअल में, तो दिस इज द कॉज, मेजर कॉज, है ना। चाहते ही थे, पर ट्रिगर हो गया कुछ ऐसा, ट्रिगरिंग पॉइंट कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण वो क्या करने लगे, उस वक्त लड़ाई करने लगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसमें मेजर रीजन जो था ना, मेजर कॉज जो था इसका वार का, ये कार्नेटिक वार का, ये था कि कार्नेटिक रीजन के ऊपर हमको कंट्रोल करना है। वी हैव टू टेक कंट्रोल ओवर द कार्नेटिक रीजन, सॉरी रीजन, ठीक है। कार्नेटिक वाला एरिया जो है हमें इसके ऊपर कंट्रोल करना है। ये तो सबसे था कि मद्रास को हमको कंट्रोल में रखना है, जैसे मद्रास वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आगे जाके ब्रिटेन ने यहाँ पर एक तरह से प्रेसिडेंसी भी बनाई अपनी, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, और कलकत्ता। तो मद्रास बड़ा इंपॉर्टेंट था। और पूरा का पूरा कार्नेटिक रीजन पे अगर कंट्रोल हो जाए, कार्नेटिक रीजन पे अगर कंट्रोल हो जाए तो फिर दिक्कत
खत्म हो जाएगी, आराम से सेटलमेंट्स हो सकता है, आराम से ट्रेडिंग पोस्ट यहाँ पर बना सकते। ठीक है भाई, ये समझ में आ रहा है? तो बिगर पिक्चर तो ये होती थी, और ट्रिगरिंग पॉइंट हर एक के अलग अलग होंगे। फर्स्ट कार्नेटिक वार का ट्रिगरिंग पॉइंट अलग होगा, सेकंड का अलग होगा, थर्ड का अलग होगा। तो यहाँ पर देखो, हु रूल द कार्नेटिक, कार्नेटिक को कौन रूल करता था? आप देखेंगे, दो द रीजन वाज नॉमिनल मुगल अथॉरिटी, इट वाज गवर्नड बाय द नवाब ऑफ आर्कोट हु एक्ट एज ए मुगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, बाय द मिड 18 सेंचुरी। ठीक है, ये मिड 18 सेंचुरी के अंदर अगर हम देखें, नवाब्स अथॉरिटी वीकेंड, राइट, मेकिंग द रीजन ए बैटल ग्राउंड फॉर द यूरोपियन पावर। यूरोपियन पावर स्पेशली फ्रांस और ब्रिटेन इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। The region became the theater of three main wars between the French East India Company and the British East India Company. This wars decide the future of the European dominance in India. अगर इन wars के अंदर ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है अगेन, तो भाई आज कहानी अलग होती, हम फ्रांस के अंदर में कॉलोनी होते। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। पर ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भाग्य भी अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था फ्रांस और ब्रिटेन में। और कहीं जगह तो फ्रांस इसको बहुत अच्छे से मात देती थी यूरोप के छोटे छोटे युद्ध के अंदर। बट यहाँ पर फिर ये जीत जाते हैं कार्नेटिक वार्स के अंदर। ठीक है, ऑलमोस्ट यही जीतते हैं। ठीक है, कभी फ्रांस का पलड़ा भारी रहता है, पर कभी ट्रीटी होके वो सॉर्ट आउट हो जाता है। अब देखो, ब्रिटेन का एक है ना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन आपको देखना पड़ेगा। पहले ये लड़ता है, ठीक है, ए वर्सेस बी हो रहा है, ब्रिटेन वर्सेस समथिंग, राइट। तो ये पहले इससे लड़ा, इसको लग रहा है कि यार अपनी तो बस की नहीं, ये तो मार रहा है पूरी तरह। तो बोला, ओ भाई भाई हो गई गलती की माफी, चलो आजा भाई बैठ के ट्रीटी कर लेते हैं सर। ट्रीटी कर लेगा। ट्रीटी करने के अंदर अब इसके पहली बार में इसको समझ में आ गया कि भाई इसकी वीकनेस क्या थी, इसकी स्ट्रेंथ क्या थी। अब ये अलग स्ट्रेटेजी बनाया, है ना, और अलग स्ट्रेटेजी बनाया कि फिर वापस अटैक करेगा। और वापस अगर इसको मतलब समझ में आ गया इसका, इसको तोड़ मिल गया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर ट्रीटी के लिए मना लेगा, इसको ट्रीटी कर लेते। ऐसा करते करते तीसरे या चौथे बार में इसको हरा देता है। ये ब्रिटेन की स्ट्रेटेजी हम देखेंगे, कोई सा भी वार देख लो आप, एंग्लो कह के कुछ भी लगा दो, एंग्लो मराठा वार के अंदर भी ये होगा, एंग्लो हैदराबाद वार के अंदर भी इस तरह से होगा, एंग्लो कोई सा भी वार होगा तो तीन चार वार यहाँ पर लगाएंगे, एंग्लो पंजाब वार। ठीक है, इसके अंदर सबके अंदर इसी तरह की चीज होगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो कार्नेटिक रीजन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कार्नेटिक प्रॉपर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, कार्नेटिक नदन एरिया सदन एरिया एक बार पढ़ लेना, बस पढ़ लेना, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं। बस आपको कार्नेटिक की पोजीशन होनी चाहिए याद, और क्यों यहाँ पर इतना ज्यादा संग्राम हो रहा है ये अपन को इसके अंदर समझ में आना चाहिए, राइट। अब चलो हम चलते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वार के अंदर। और फर्स्ट कार्नेटिक वार जो 746 के अंदर स्टार्ट हुआ और 748 के अंदर खत्म हुई। कार्नेटिक वार कहाँ होंगे? भारत में। पर होने का ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है ये अपन इसके अंदर समझे। अच्छा, मेन रीजन और बड़ा कॉज, बिगर कॉज क्या है? बिगर कॉज ये है कि कार्नेटिक एरिया के ऊपर हमको कंट्रोल करना है। बोथ ब्रिटेन एज वेल एज फ्रेंच वांट टू कंट्रोल कार्नेटिक एरिया, ये बड़ा पिक्चर है। और उसके ट्रिगरिंग पॉइंट, ये ट्रिगरिंग पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं। जैसे चाहते तो थे कि यार कभी काश हम इसको कंट्रोल करते हैं। अभी कंट्रोल जो है वो किसके अंदर है? इंग्लिश के अंदर है। ब्रिटेन के अंदर ज्यादा कंट्रोल है, ब्रिटेन के पास ज्यादा। नवाब ऑफ आर्कोट इज ए गुड फ्रेंड ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, और ब्रिटिशर्स, राइट। तो अब देखो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एरिया है दैट इज नोन एज ऑस्ट्रिया, यूरोप के अंदर। ऑस्ट्रिया के अंदर यहाँ पर जो राजा राज करता था वो राजा मर गया, ठीक है। और राजा के मरने के साथ साथ यहाँ पर एक वॉर ऑफ सक्सेशन छिड़ गई, जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। जिसमें एक ए पार्टी थी और एक बी पार्टी थी। ए कह रही थी कि मैं बनूंगा राजा, बी बोल रही थी मैं बनूंगा राजा। अब ए कौन था बी कौन था ये याद करने की जरूरत नहीं है फालतू का, राइट। ऑस्ट्रिया के अंदर वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है। ए को सपोर्ट मान लो कर रहे हैं कि ब्रिटेन वाले, ठीक है, ब्रिटिशर्स, और बी को सपोर्ट कर रही है फ्रेंच, फ्रांस सपोर्ट कर रही है। यहां पर कौन कर रहे हैं? यहाँ पे इसको ब्रिटिशर सपोर्ट कर रहे हैं, उसको फ्रांस सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों की लड़ाई में ये दोनों आ गए और ये दोनों आपस में लड़ने लग गए। कहां पर? यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इनके बीच में लड़ाई यहां पर स्टार्ट हो गई और ये लड़ाई चलती 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 नीचे उतर गई। उन्होंने देखा यहां तो लड़ रहे, नीचे भी लड़ लेते हैं, ऐसे ही करेंगे हमेशा। तो स्टार्टिंग ट्रिगरिंग पॉइंट ये वाला हुआ इसके अंदर। और जो बिग कॉज था इनका, इन्होंने देखा यहाँ पर अगर हम थोड़ी से लड़ रहे हैं यहाँ पर, तो वहां पे भी निपटा देता है अपना कार्नेटिक रीजन वाला।
तो इस तरह से आपको इसके अंदर समझना हो। तो यहाँ पर लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रही है, ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है। इसके अंदर एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटेन और दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंच, ठीक है, फ्रांस। और इन दोनों के बीच में भी लड़ाई हो जाएगी, इन दोनों राजाओं के बीच में लड़ाई हो रही है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि एक एक राजा को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा दूसरे राजा को सपोर्ट कर रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब ये लड़ाई यहाँ पर चल रही है, इतने में नीचे भी उतर जाएगी ये लड़ाई, और नीचे उतर जाएगी, और फ्रांस का जो एक कमांडर था, ठीक है, कमांडर का नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है, अजीब सा नाम है उसका, कोई बॉन्ड बॉन्ड से याद करा था मैंने, बॉन्ड बॉन्ड बिस्कुट होता है ना उसे, तो बॉन्ड समथिंग है, राइट। तो ये जो था, राइट, कमांडर, ये क्या करेगा, मद्रास कैप्चर कर लेगा। मद्रास वाज देयर विद द ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन के पास था, वो मद्रास को कैप्चर कर लेगा। और मद्रास को कैप्चर कर लेंगे तो ब्रिटिशर्स बहुत बुरी तरह से भड़क जाएंगे, यार तुमने मद्रास को कैप्चर कैसे कर लिया। यहां तक की कहानी समझ रहे हैं? अब ये जो था ना बॉन्ड बॉन्ड, ठीक है, ये कहता है कि यार हमको थोड़े पैसे दे दो, हम तुमको मद्रास लौटा देंगे। ये नेवल कमांडर है, ही इज द नेवल कमांडर। बट उस वक्त एक इनका जो गवर्नर होता है ना, फ्रांस का जो गवर्नर होता है वो होता है डुप्ले। और डुप्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमको पढ़ना पड़ेगा, डुप्ले बड़ा इंपॉर्टेंट। डुप्ले कहता है ना भैया ना, इनको अब हम देंगे नहीं, हम यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट करेंगे, मद्रास बड़ा इंपॉर्टेंट है, पैसा अपनी जगह, मद्रास अपनी जगह, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इस तरह से आपको इसके अंदर देखना है। तो इन 1740 यूरोप वाज एंटेंगल्ड इन, अच्छा, फर्स्ट कार्नेटिक वार पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट कार्नेटिक वार मतलब, फर्स्ट का मतलब अगर अल्फाबेट में देखेंगे तो ए, फर्स्ट का मतलब ए होता है अल्फाबेट वाइज, तो ए मतलब ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया वार ऑफ सक्सेशन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दिस इज द ऑस्ट्रिया वार ऑफ सक्सेशन। तो ऑस्ट्रिया वार ऑफ सक्सेशन के अंदर अगर हम देखेंगे तो आप यहां पर देखो, नीचे मद्रास के अंदर भी चला जाएगा, राइट। तो यहां पर देख लो आप, सिंस ब्रिटेन एंड फ्रांस वर ऑन द अपोजिट साइड, अ कंटेस्ट वाज इनएविटेबल बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंच टेक मद्रास, कैप्चर ऑफ मद्रास 1746 में मद्रास को ले लिया जाता है। फ्रेंच नेवल कमांडर जो होता है ला बॉन डोनियस, ठीक है, तो बॉन बॉन से याद कर लो उसको, ठीक है, बिस्किट आता है ना बॉन बॉन बिस्कुट वैसे। डिफीटेड द ब्रिटिश फ्लीट एंड सीज्ड मद्रास फ्रॉम द इंग्लिश फ्लीट, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उससे ले लेते हैं। फिर ये कहते हैं कि भैया थोड़ा सा पैसा दे दो, फिर हम तुमको दे देंगे, पर डुप्ले रिफ्यूज कर जाते हैं, वांटिंग कंप्लीट फ्रेंच कंट्रोल ओवर द मद्रास। तो फिर बोलते हैं चलो भाई फिर लड़ो आपस के अंदर, फिर इनकी लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो नवाब था आरकोट का, ठीक है, जो कि पूरा कर्नाटक का नवाब है, ठीक है, नवाब ऑफ आरकोट, वो क्या करता है, वो ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करता है, वो ब्रिटिशर्स सपोर्ट करता है। ही वॉज वेरी अनहैप्पी कि मेरे से बिना पूछे तुमने मद्रास को कैप्चर कैसे कर लिया, मैंने ब्रिटिश को दे रखा था, ब्रिटेन को दे रखा था, तुमने कैसे कैप्चर कर लिया भाई ब्रिटेन को हराकर, मेरे से बिना पूछे। मैं नवाब ऑफ आरकोट हूँ, मेरे पास 10,000 की फौज खड़ी रहती है बिल्कुल ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में। यस सर, बताओ क्या करना है, तुम्हारी इतनी हिम्मत फ्रेंच वालों, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग ऐसे करोगे अब मेरे साथ, ये लो। अब इनको गुस्सा आएगा, और ये गुस्सा आएगा, और ये क्या कहेंगे कि ब्रिटेन वाले उनको फोन करके रो देंगे नवाब ऑफ आरकोट के सामने। ब्रिटेन वाले कहेंगे साहब हमको बहुत मारा, आपने मद्रास दिया था, मेरा मद्रास छीन लिया। बोले वो कौन होता है छीनने वाला, नवाब ऑफ आरकोट बोलेगा, है ना, अनवरुद्दीन खान, अनवरुद्दीन खान है इसका नाम, ठीक है, नवाब ऑफ आरकोट या फिर नवाब ऑफ आप कर्नाटक दोनों बोल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये बोलेगा इसकी इसकी कैसे हिम्मत है भाई, ये कौन है, बोले पता नहीं साहब कौन है, आप देखो उसको। ये अपनी है ना 10,000 की फौज लेकर निकल पड़ता है, किसको मारने के लिए, डुप्ले को मारने के लिए। और डुप्ले के पास आप बिलीव नहीं करेंगे 300 से कम सोल्जर्स है उसके पास, है ना, एग्जैक्ट डेटा बताऊं तो 230 सोल्जर्स है, पर आप 500 तक भी मान सकते हैं इसके अंदर अप्रोक्स, अगर 500 भी दिखाओ तो वो कोई ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ऐसे आप 300 से 500 सोल्जर्स से डुप्लेई के पास, और डुप्लेई पे उन्होंने अटैक कर दिया। एक जगह है दैट इज नोन एज अडियार और सेंट थॉमस, सेंट थोम नाम का एक फोर्ट है, राइट, वहां पर इनके ऊपर अटैक कर दिया नवाब ऑफ आरकोट। नवाब ऑफ आरकोट ने बोला कि भाई कैसे, कहां से लेकर आए तुम, कैसे मद्रास को कैसे लिया, है ना, 10,000 वर्सेस 230। अब डुप्ले कहेगा कि भैया तू फालतू की बात मत कर, लड़ाई करनी है लड़ाई कर ले, ये हंसेगा नवाब ऑफ आरकोट। बोले पागल हो गया क्या भाई, हमारे यहाँ पे देखो 10,000 फोर्ट,
बोले एक बार चिल्ला भी दिया ना तो यार 230 लोग भाग जाएंगे। बोले लड़के तो देख एक बार। और ये लड़ाई होती है और ये बैटल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, बिकॉज ये 230 लोग इतने बड़े नवाबों की फौज को हरा देते हैं। समझ में आ रहा है? आपको बिलीव हो रहा है? 230 लोग 10,000 लोगों को हरा देते हैं। दैट्स वाल बैटल ऑफ अडियार और बैटल ऑफ सेंट सोम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। है ना? इसके अंदर कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि आमतौर पे देखने को मिलता नहीं है। 230 लोग 10,000 लोगों को हरा दे रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर देखो, अनवरुद्दीन खान जो नवाब ऑफ आरकोट था was angered that French captured Madras without his permission. He demanded that the French hand in it back to the English. वापस से ब्रिटेन को दे दो। फिर बैटल ऑफ अडियार का नवाब सेंट 10,000 ट्रूप्स अगेंस्ट द फ्रेंच। A small French force of only 230 soldiers defeated the Nawab massive army. और दिस शोक्ड इंडियन रूलर्स। इंडियन रूलर्स कहेंगे अरे भाई यूरोप के अंदर तो बड़ी पावर है, यूरोपियन कंट्रीज जो है 230 बंदों ने हरा दिया 10,000 लोगों को। माय गॉड, क्या स्ट्रेटेजी रही होगी सोच कर देखो डुप्ले की। और डुप्ले रातों रात फेमस हो गया जब ये पता चला। अरे 200 लोगों ने 10,000 लोगों को हरा, डुप्ले का इतना फेमस हो गया जिसकी कोई हद नहीं। इसकी क्या स्ट्रेटेजी रही होगी भाई। तो बैटल ऑफ अडियार और बैटल ऑफ सेंट थोम दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट कार्नेटिक वार के अंदर ये बैटल होता है। और आप समझ रहे हैं किसके बीच में हो रहा है? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में नहीं हो रहा है। ठीक है, फ्रांस और अनवरुद्दीन खान के बीच में हो रहा है। क्यों? अनवरुद्दीन खान गुस्सा है कि मेरे से पूछे मद्रास को कैसे छीन लिया तुमने ब्रिटेन से। तो इस तरह से दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसके ऊपर क्वेश्चन हमने एक बनाया है, इसको सॉल्व करें। 51st क्वेश्चन। So, so this is first Carnatic war or previous one was the first Carnatic? Hello, sir. Hello. Can you hear me? Hello, sir. जल्दी सॉल्व करो भाई, इतना तो पढ़ना ही नहीं है इसमें। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। बैटल ऑफ अडियार शोकेस द मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ यूरोपियन ट्रेंड इन्फेंट्री ओवर द ट्रेडिशनल इंडियन कैवेलरी। मतलब यार घोड़ों पे तुम बंदूक वो तलवार लेके, है ना, और तुम लड़ने आ जाओगे, तुम्हारे जाओगे, वो तो तोप के गोले चला रहे हो उधर से। तो मतलब ये समझ में आ गया कि मिलिट्री सुपीरियरिटी यूरोपियन ट्रेंड इन्फेंट्री की बहुत तगड़ी है। नवाब ऑफ कार्नेटिक आर्मी वाज डिफीटेड ड्यू टू द लैक ऑफ द न्यूमेरिक स्ट्रेंथ। नहीं भाई, 10,000 और क्या चाहिए, 20,000 होते तो भी हार ही जाते तो फिर, है ना। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसके अंदर फर्स्ट कार्नेटिक वार के अंदर बहुत सारा फ्रांस जो था ना उसने बहुत इंग्लिश को ह्यूमिलेट करा, हर जगह मार रहा है कहीं कहीं। ठीक है, इस तरह से करा, छोटे छोटे वार्स हो रहे हैं उसके अंदर मारे जा रहे हो। तो भाई ब्रिटेन वाले जो होंगे वही अपनी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, माई बाप माफ कर दो, ट्रीटी कर लेते हैं, कोई बात नहीं यार, भाई तो है, अपन भी तो यूरोप के अंदर एक तरह से रहते हैं, तो ये ट्रीटी कर लेंगे। और ट्रीटी जो करी थी वो वहां पर करी गई थी, कहाँ पे? यूरोप के अंदर। लड़ाई तो यूरोप में हो रही थी, ऑस्ट्रिया वार ऑफ सक्सेशन के अंदर, राइट। ठीक है, टू बैटल्स कैसे? टू बैटल नहीं है, एक ही है, अडियार और बैटल ऑफ सेंट थॉमस एक ही है। और छोटे मोटे बैटल हैं वो अपन को याद नहीं रखना है। हाँ, मद्रास कैप्चर, ठीक है, वो कह सकते हैं कि हाँ ठीक है कैप्चर ऑफ मद्रास हुआ, मद्रास का कैप्चर करा, उसके बाद फिर ये जो फेमस बैटल है दैट इज बैटल ऑफ अडियार, राइट। और उसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे लड़े हैं, पर हर एक पॉइंट को अपन थोड़ा ना याद करेंगे, है ना मनोज। तो इस तरह से अपन इसके अंदर देखना, पहले अपन इतने डिटेल के अंदर पढ़ रहे हैं, मेरा ये फोकस है एग्जाम में जो है ना, एग्जाम ओरिएंटेड। ऐसे तो फर्स्ट कार्नेटिक वार को अगर अपन एक्सप्लेन करते तो उस पर पूरी क्लास ले सकते हैं, है ना, और रिसर्च कर करके पढ़ा दें आपको। तो पूरी क्लास ले सकते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है वो अपन इसके अंदर देखते हैं। अब ये दोनों लड़ते रहे, लड़ते रहे, फिर एक पॉइंट पे ऐसे आ गया यार, लड़ाई लड़ाई करते रहेंगे, घर वाले और कोई काम नहीं किया अपन को। ठीक है, इनकी दोनों की वाइफ ने पकड़ के डांट दिया, उसको क्या लड़ते रहोगे क्या जीवन में, और घर वर नहीं संभालना है तुम्हें।
तो इन्होंने कहा ठीक है यार भाई, एक काम करते हैं, ट्रीटी कर लेते हैं, ऐसे तो खत्म नहीं हो रहा। तो ट्रीटी वहां पर हो रही है ना, यूरोप के अंदर। और यूरोप के अंदर ट्रीटी में एक पॉइंट है कि फ्रांस को, जो फ्रांस ने ब्रिटेन से मद्रास लिया था, वो मद्रास वापस लौटाना। और एक स्टेटस को, मतलब जो पहले वाली सिचुएशन थी ना, वैसी सिचुएशन वापस आ जाएगी। वार से पहले वाली पोजीशन है, वहीं पे दोनों चले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बट नाइदर ऑफ टू कुड डिफीट अदर कन्विंसिंगली। वार एंडेड विद द ट्रीटी इन 1748, ट्रीटी ऑफ एक्सले शेफल। एक्सले शेफल का नाम भी आपको यूरोपियन ही नाम लग रहा है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ एक्सले शेफल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुई थी, कहां पर? ब्रिटेन, यूरोप के अंदर, राइट। तो 1748 के अंदर ट्रीटी ऑफ एक्सले शेफल ended the war in the Europe, and this also restored the peace between the France and the England. स्टेटस को की सिचुएशन आ गई, जो पहले से था वो वैसे रहेगा। विद दिस ट्रीटी मद्रास वाज रिस्टोर्ड टू द इंग्लिश, इंग्लिश को वापस दे दिया मद्रास। पर आप यहाँ पे देखो, कॉन्फिडेंस बूस्टअप किसका होगा? फ्रांस का। चलो ठीक है, ट्रीटी हो गई साइन, और सारा का सारा इसको दे दिया, ब्रिटेन को दे दिया वापस जो लिया था। पर कॉन्फिडेंस बूस्टअप किसका हुआ होगा? फ्रांस का कि ब्रिटेन का? साइकोलॉजिकल वारफेयर में कौन जीत गया? फ्रांस। समझ में आ रहा है? 230 लोगों ने भाई 10,000 की फौज को निपटा दिया, है ना। और हर जगह ह्यूमिलेट कर रहे हैं ब्रिटेन को ज्यादा के। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखो कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसके अंदर आपको जो समझनी है, ये द वार बिगेन विद द ब्रिटिश फ्लीट अराइव कोरोमंडल कोस्ट एंड दे स्टार्ट कैप्चरिंग द फ्रेंच शिप्स, ठीक है। फ्रेंच गवर्नर रिक्वेस्टेड नवाब ऑफ आर्कोट अल्मुद्दिकान फॉर इंटरफेरेंस, बट नवाब डिड नॉट रिस्पॉन्ड। फ्रेंच कैप्चर्ड मद्रास, मद्रास कैप्चर कर लेंगे, एंड इम्प्रिजन द ब्रिटिश कंपनी सर्वेंट्स इंक्लूडिंग द रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव को भी ये अरेस्ट कर लेंगे। टू रिकैप्चर मद्रास, नवाब ऑफ आर्कोट सेंड द ट्रूप्स 10,000 वर्सेस 230। और इसके अंदर ये जीत किसकी होगी? नवाब ऑफ आर्कोट हार जाएगा और फ्रांस की जीत होगी, राइट। तो ये एक तरह से बूस्टअप है। टुकले जो है बिकम वेरी वेरी फेमस। बोले यार क्या लड़ा टुकले, मजा आ गया यार, 10,000 वर्सेस 230, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट कार्नेटिक वार। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार का टाइम पीरियड कितना है? एनीबडी इन द क्लास? 746 से स्टार्ट हुआ और 748 के अंदर खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि वहां ऊपर वालों ने ही खत्म कर दिया, जब ऊपर से नीचे ही आ रहा था। तो 46 से 48 ये याद रख लोगे। अब ये टॉम एंड जेरी, इनको एक साल में भी इनको चैन नहीं आया, एक साल बाद फिर वापस लड़ाई हो गई 749 के अंदर। सेकेंड कार्नेटिक वार जो है 749 से 1749 से 1754 तक चलेगा। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? और सेकेंड कार्नेटिक वार के अंदर क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अब सेकंड कार्नेटिक वार आप ऐसे समझो, पहला तो समझ में आ गया ना, ऑस्ट्रिया वार ऑफ सक्सेशन, ए फर्स्ट से ए याद कर लोगे आप ना, ऑस्ट्रिया वार ऑफ सक्सेशन। सेकंड कार्नेटिक वार में समझो, सेकंड मतलब बीच का है, राइट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब क्या होता है इनके ना, टॉम एंड जेरी, इनको तो बस चाहिए कि भाई किसी तरह से लड़ाई करें हम। तो पहले ऑस्ट्रिया के अंदर वार ऑफ सक्सेशन चल रहा था। अब भारत के अंदर हैदराबाद रीजन और आरकोट रीजन के अंदर, हैदराबाद बाद के अंदर और आरकुट रीजन के अंदर वार ऑफ सक्सेशन चल रहा है, ठीक है। तो आरकोट रीजन और हैदराबाद के अंदर वार ऑफ सक्सेशन यहां पर चल रहा है। तो यहां पर अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट। तो यहां पर क्या था, हैदराबाद में उस वक्त एक नवाब हुआ करता था, नवाब आसफ जहां फर्स्ट। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, हम भी पढ़ाएंगे आपको बाद में। नवाब आसफ जहां फर्स्ट, जब हैदराबाद की पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। अभी देखना, जब ये पूरे अराइवल अपन खत्म कर देंगे, आज अराइवल खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कि फिर ब्रिटिशर्स ने किस किस तरह से एक एक को कैप्चर करा। तो जब हम करेंगे, बंगाल पढ़ेंगे तो बंगाल की पूरी पॉलिटिक्स समझेंगे, हैदराबाद पढ़ेंगे, हैदराबाद की पूरी पॉलिटिक्स समझेंगे, पंजाब पढ़ेंगे, पंजाब की पूरी पॉलिटिक्स समझेंगे, एंग्लो पंजाब वार, एंग्लो सिख वार जो होते हैं, राइट। और है ना, हर जगह जब जाएंगे उन पॉकेट्स के अंदर जाएंगे, तो सबके अंदर पूरी की पूरी डायमेंशन समझ लेंगे। और ये फिर आपके जो एक बहुत अच्छा मॉडर्न इंडिया का एक तरह से आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा इन सब के अंदर। और फिर हम खेलेंगे आराम से फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल तो बहुत इजी है बच्चों। फ्रीडम स्ट्रगल तो मैं तुमको इतना कंसेप्चुअल बता दूंगा, इतनी कंसेप्चुअल स्ट्रांग तुम्हारी हो जाएगी, कंसेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि ना मेंस में कोई क्वेश्चन रहेगा, ना प्रीलिम्स में कोई छूटेगा, ठीक है। प्रीलिम्स में फिर भी कह सकते हैं, देखो हिस्ट्री में थोड़ा सा रहता है कि कहीं से भी उठा के देते हैं,
राइट, बट फिर भी हम सब कुछ ही कवर करेंगे तो उसके अंदर भी वो चीज भी कवर हो जाएगी। तो हिस्ट्री इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आगे चल के बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है? जब ये जो फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे तो मैं फ्रीडम स्ट्रगल तुमको बिल्कुल कहानी की तरह समझाऊंगा, ट्रेडिशनल वे में तुम्हें पढ़ना ही नहीं है साहब। ठीक है, वो तो देख लिया पढ़ के, उससे नहीं होता सिलेक्शन। ठीक है, एक प्रॉपर रिसर्च प्लस उसको कैसे याद करना है। मैं तुमको पढ़ाता जाऊं याद नहीं कराऊं तो दिक्कत हो जाएगी। समझ हो रहा है? तो अब मैं तुमको अगर ऐसे पूछूं, है ना, यहाँ पर बैठ के समझो, बैटल ऑफ कन्नौर कौन से पुर्तगीज गवर्नर ने करा था, तो आप बता देंगे? आंसर करो। बैटल ऑफ कन्नौर। ठीक है, अब इतनी जल्दी आंसर कैसे आ गया? अगर मैं तुमको ट्रेडिशनल वे में पढ़ाता तो बैटल ऑफ कन्नौर तुम कोई भी आंसर नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है? इतनी जल्दी आंसर कैसे कर दो? समझ में आ रहा है? मैं कहूँ ब्लू वाटर ने, ब्लू नेवी पॉलिसी किसने लगाई थी? तुमको पता है, एल्मेडा ने लगाई थी। फ्रैंक आदमी था, क्वेश्चन पूछते थे कौन सा कलर तेरे को पसंद है। बैटल ऑफ ड्यू किसने करा था? बैटल ऑफ ड्यू उसने करा था भाई, एल्मेडा ने। अब ये चीज तुम्हारा को पता नहीं है कि तुम्हारा इफर्ट कितना बच गया इसके अंदर। समझ में आया? इफर्ट इतना जो तुमने लगाया है, ठीक है, याद करने में आज तक, और बोले हो बस एक बार पढ़ना है और फिर याद करना है। तो बिलीव मी दैट व्हाट लिटरली आई एम डूइंग इज दैट, ये देखो, ये आप हो, ठीक है, और ये मैं यहाँ पर ये स्पून है, ये स्पून फीडिंग हो रही है आपकी लिटरली। ठीक है, आपको सिर्फ क्लास अटेंड करना है और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट। नहीं, आपके भी इफर्ट, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं आपके इफर्ट नहीं, बट इफर्ट आपके बड़े कम हो जाएंगे। पर क्लास तो अटेंड करो, शीट तो सॉल्व करो, वीकली टेस्ट तो दो रेगुलर। इतना ही करना है। और बच्चों को देखो कितना याद करना पड़ रहा है, क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है उनको। उनकी हालत देखो, तुमको बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में ले आया हूं मैं, क्योंकि यही इस बैच का सिग्निफिकेंस है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बैच। बट उसमें भी तुम्हारी मेहनत तो चाहिए होगी ना, जीभ तो बाहर निकालनी पड़ेगी स्पून डालने के लिए। मुंह ही नहीं खोलोगे तुम, साहब तुम मुंह नहीं खोलेंगे। अब करके दिखाओ स्पून फीडिंग, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेहनत करनी है अब, और करनी ही पड़ेगी भाई। अब कब करोगे फिर? तो नहीं, जीवन में है ना, यही समय है मेहनत करने का, इसके अलावा समय ही नहीं है तुम्हारे पास। फिर कब करोगे? फिर करते रहना यार, उस वक्त मेहनत कर लेते हो जाता सिलेक्शन, है ना। बहुत दुख होता है, प्लीज बिलीव मी, है ना। मेहनत नहीं करोगे अभी, और फिर आप तो का सिलेक्शन नहीं होगा, और तुमको ऐसा लगेगा, ऐसा फील आ गया ना यार, मेरी मेहनत में कमी रह गई इसलिए नहीं हुआ सिलेक्शन। हाँ, ठीकरा फोड़ना फिर स्केप गोट तो किसी को भी दे सकते हो, है ना। स्केप गोट बलि का बकरा बनाने से कुछ काम नहीं होगा। सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा, वो बलि का बकरा आराम से घूम रहा है कि उसने मेरे को नोट्स नहीं दिए, उसने गलत नोट्स दे दिए, इसने ये पढ़ा दिया, उसने वो पढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब तो हम जीवन भर कहते हैं। ठीक है, कि यार मेरा मेरा जब साथ देना था, जब तुमने साथ नहीं दिया। ये कहानियां है ना, ये मूवी वूवी वाली कहानियां जो चलती है, ब्रेकअप हो गया सर हमारा, तो डिप्रेशन में आ गया, एंजाइटी में आ गया, ये सब होता रहेगा जीवन में। सर मेरे को तो है ना, पढ़ते पढ़ते है ना, हमेशा मैं कर लेता सिलेक्शन, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता ना उसका। कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला, सब सपोर्ट करेंगे आफ्टर सिलेक्शन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, सब कुछ आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहे हैं हम, है ना। वो चीज गलतियां आप ना करो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रक्शन इज नॉट अलाउड इन द ड्यूरिंग प्रिपरेशन। हमें लगता है हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। जीवन बनाने के लिए, ये जो हमारा करियर बनाने की जगह हम जीवन बनाने की सोचने लग जाते हैं। ही इज द राइट पर्सन फॉर मी, शी इज द राइट पर्सन फॉर मी, इसके बिना जीवन नहीं जिया जाता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये सब चीजें छोड़ दो। मेरा दोस्त सेलेक्ट हो गया, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं कब तक पढ़ता रहूंगा, ये करता रहूंगा, ये सोचने में बड़ा मजा आता है। दिस इज द हैबिट ऑफ द माइंड, ये सोचने में बड़ा मजा आएगा माइंड को। यार मजा आ रहा है, पढ़ना नहीं पड़ रहा ना, बस ये सोचते रहो, अरे राम मेरा क्या होगा, मैं तो कितने साल से प्रिपरेशन, वो मेरा दोस्त इधर लग गया, अरे बाप रे उसने मेरे को धोखा दे दिया, इसने धोखा दे दिया, ये चाचा का लड़का इधर लग गया, मौसी का लड़का इधर लग गया। ये सब सोचना माइंड को खोले कि हाँ भाई यही सोचता रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो माइंड को बहुत अच्छा लग रहा है, पर तुम्हारा करियर इसमें खराब हो रहा है। अभी मौका मिला है, एक अच्छा बैच मिला है आपको, एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ रहा है, इस मौके को मत छोड़ो प्लीज। बाकी पूरी जीवन पड़ा है ये सब करने के लिए। और ये सिलेक्शन हो गया, इस एग्जाम में सिलेक्शन हो गया ना, जानते नहीं हो क्या कर रहे हो अभी तुम, प्रिपरेशन किस एग्जाम की कर रहे हो। इस एग्जाम में सिलेक्शन हो गया ना, ये मौसी मौसा ये सब, ये फ्रेंड फ्रूंड, ये सब तुम्हारे चरणों में होंगे।
बिल्कुल लिटरल फैक्ट बता रहे हैं हम आपको। और उसके बाद तुम्हें ये चीजें, मतलब ये चीजें दूर दूर तक नहीं आएगी। आप कोई गलती भी कर देंगे, बिगर बिग मिस्टेक भी, है ना, रिलेशनशिप्स और इन सब में, ठीक है, कोई रिलेटिव्स के साथ, तो भी वो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ कर ही आएगा। एक ऐसी पावरफुल एग्जामिनेशन है, आना ही पड़ेगा उसको। समझ में आ रहा है? तो तुम ये जैसे नेवल कमांडर्स होते हैं, ये होते हैं इनके राजा महाराजों के, वैसा कुछ बनने वाले हो तो प्लीज, बहुत दिल से पढ़ा रहे हैं, दिल से पढ़ो, और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करो और इसमें सक्सेस लो। ठीक है, मुझे ये नहीं सुनना कि मेरे ऊपर जो कमेंट्स आते हैं, मेरे को उसको भी देखना है। ठीक है, कि एक बंदा सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ लोगे, कैसे कर लोगे, तो ऐसे कर लेंगे, हम मेहनत करेंगे सब होगा। और मैं तुमको हर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, उसके अंदर एक नया नया तरीका ढूंढ कर पढ़ाता हूँ, रिसर्च करके पढ़ाता हूँ। आपने ये सब चीजें और भी जगह पढ़ रखी होगी, पर इतना अच्छे से याद नहीं होगा आपको। मुझे आपका एग्जाम सेलेक्ट कराना आता है, तुम्हें करना पड़ेगा मेहनत, तब जाकर सेलेक्ट होगा। बस बस तुम्हें इस साल मेहनत करनी है, उसके बाद मत करना, कभी भी जीवन में मत करना, फिर तो सरकार तुमसे अपना आप करा लेगी। ठीक है, तो सेकंड कार्नेटिक वार हम समझ रहे हैं 749 से 1754 तक हुआ है, 1749 से 1754। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो, एक हैदराबाद रीजन, हम इसमें दो रीजन की बात करेंगे। सेकंड है ना, सेकंड, सेकंड तो इसको ऐसे याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हैदराबाद और आरकोट, दो दो जगह की लड़ाई है ना, घर के अंदर ये घरेलू लड़ाई हो रही है। हैदराबाद का नवाब जो था, है ना, निजाम हुआ करते हैं हैदराबाद में, निजाम आसिफ जहां फर्स्ट। ठीक है, मर जाएंगे, आसिफ जहां फर्स्ट मर जाएंगे। तो दो लोग होंगे, ठीक है, चाचा भतीजे, ठीक है, कुछ है इस तरह का, कोई याद नहीं करना है रिलेशनशिप इनका। मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, इन दोनों बोले कि मुजफ्फर जंग बोलेगा मैं लड़ूंगा, नासिर जंग बोलेगा कि मैं बनूंगा। समझ में आ रहा है? अब ये तो मर गए, आसफ जा, आसफ जा की आत्मा रो रही है, देखो मेरे मरते ही लड़ने लग गए। अरे भाई, मेरी अंतिम आत्मा को तो एक बार शांति मिल जाने देते। ठीक है, तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, एनजेड और एमजेड, ये लड़ेंगे। और नासिर जो है, ठीक है, नासिर जंग, ठीक है, इसको सपोर्ट करेंगे ब्रिटेन वाले, और एमजेड को सपोर्ट करेंगे फ्रांस वाले। आई होप दिस इज क्लियर। हैदराबाद की कहानी समझ में आ गई। हैदराबाद में एमजेड और एनजेड है, एनजेड को सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिश, और एमजेड को सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंच वाले। मुजफ्फर, मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर में देखो दो बार एफ आ गया ना, तो फ्रांस वाले बोल रहे हैं तो अपना ही आदमी है। मुजफ्फर जंग, दो बार एफ आ गया तो इसको। अब ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि फ्रांस किसको सपोर्ट कर रहा था उस वक्त, फिर दीवारें ताकोगे तुम, तो अभी याद कर लो, मुजफ्फर में दो बार एफ आ रहा है तो फ्रांस उसको सपोर्ट कर रहा है। और नासिर जंग, नासिर जंग बचा हुआ है, ठीक है। और आप देखेंगे ब्रिटेन वाले जो होते थे ना, पता है सबको सर की उपाधि देते थे, सर रॉबर्ट क्लाइव, है ना, सर सर, सर की उपाधि, उसको सर की उपाधि तो इनको भी दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर और इनको, राइट। तो सर जो है नासिर, नासिर कौन सपोर्ट करेगा, ब्रिटेन। आई होप दिस इज क्लियर। तो सबसे पहला दो चीज है इसके अंदर, हैदराबाद और आरकोट, क्योंकि सेकंड वार है, कार्नेटी वार। तो हैदराबाद के अंदर दो जने हैं जो लड़ रहे हैं कि मैं बैठूंगा सिंहासन पे, एमजेड और एनजेड। मुजफ्फर इज देयर विद द फ्रांस, और नासिर इज देयर विद द ब्रिटेन। देखो कुछ इस तरह से निजाम ऑफ हैदराबाद था, आसफ जाफर मर गया बेचारा, मरते ही दोनों लड़ने के लगे, मुजफ्फर जंग वर्सेस नासिर जंग। और नासिर जंग को सपोर्ट कर रहा है अपने कैप्टन रसल, ठीक है, मतलब ब्रिटेन सपोर्ट कर रहा है इसको, और उसको सपोर्ट क्यों करेंगे इसके अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। अब हम जाते हैं आरकोट वार। आरकोट के अंदर भी जो राजा था अनवरुद्दीन खान, वो मर गया था। अनवरुद्दीन खान का बेटा है मोहम्मद अली, ठीक है, और चंदा साहिब भी कोई इनका रिलेटिव है, चंदा साहिब। अब चंदा नागौर किसके अंदर था, चंदा नागौर किसकी कैपिटल वो थी, सेटलमेंट थे, बताओ जल्दी से। फ्रांस की, समझ में आ रहा है, अभी पढ़ा है, फ्रांस की सेटलमेंट थी। तो इस चंदा को कौन सपोर्ट करेगा, फ्रांस वाला सपोर्ट करेगा। और मोहम्मद अली, मोहम्मद अली जिन्ना याद कर लो, वैसे ब्रिटेन सपोर्ट करेगा उसको। ठीक है, एक ही याद करना है, दूसरे को तो नासिर को कौन सपोर्ट कर रहा है, ब्रिटेन। और यहाँ पे मोहम्मद अली को कौन सपोर्ट कर रहा है, ब्रिटेन। और चंदा साहिब को फ्रांस। और वहां पर एफ आ रहा था मुजफ्फर फर फ्रांस, ऐसे याद रखना होता है इसको।
तो ये देखो एनजेड को ये सपोर्ट कर रहा है, मुजफ्फर जंग को वो करेगा, और ये अब ये एमए को सपोर्ट कर रहा है, मोहम्मद अली को, और चंदा साहिब को कौन करेगा, फ्रांस करेगा। तो यहाँ पर देख लो भाई, हैदराबाद के अंदर निजामशिप डिस्प्यूट चला, आसिफ जहां फर्स्ट मर गए, तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग वाज, क्योंकि इसमें एफ आ रहा है तो ये फ्रांस सपोर्ट कर रहा है। और नवाबशिप डिस्प्यूट यहाँ पर हो गया कार्नेटिक के अंदर, नवाब तो क्लेमेंट ए अनवरुद्दीन खान, जो कि बाद में मर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद मोहम्मद अली यहाँ पर होंगे, राइट। और बीच होंगे चंद्रा साहिब, ठीक है, सपोर्टेड बाय द फ्रांस। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अनवरुद्दीन खान मर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर इनके मोहम्मद अली आएंगे। तो मोहम्मद अली, फाइनली मोहम्मद अली और चंद्रा साहिब आपको इसके अंदर समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश प्लेस सपोर्ट टू द नासिर जंग फॉर द हैदराबाद एंड अनवरुद्दीन खान फॉर द आर्कूट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो निजाम ऑफ, अब क्या होता है, अब चाले चलेंगे, ठीक है। अब हम पहले हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं। ये आसफ जाह फर्स्ट मर गए थे, ठीक है। और डुप्ले प्लेज द सपोर्ट टू द मुजफ्फर जंग, क्योंकि तेरे में एफ आ रहा है, और हैदराबाद, ठीक है। अब दूसरा जो था इसमें कौन था, नासिर, नासिर जंग था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब एक बार हम हैदराबाद के अंदर तो ये चल रहा है, ठीक है। आरकोट के अंदर क्या चल रहा था, आरकोट के अंदर देखो, फ्रांस किल नवाब अनवरुद्दीन ऑफ आरकोट एंड हिज सन मोहम्मद अली फ्लैड टू द त्रिचुपल्ली, ठीक, त्रिचुनोपल्ली, ठीक है, दैट इज नोन एज बैटल ऑफ अंबूर। चंदा साहिब वाज इंस्टॉल्ड एज द नवाब ऑफ, आ गया यहाँ पर चंदा साहिब वर्सेस मोहम्मद अली, ये समझ में, आरकुट में ये चल रहा है। द फ्रांस किल्ड द नासिर जंग, और नासिर जंग जो था ना, कहाँ का, हैदराबाद वाला, उसको ये मार देंगे। तो मतलब फ्रांस ने, अब देखो, अब यहाँ पर देखो, ये हैदराबाद हम लिख रहे हैं, क्या लिखूं मैं यहाँ पर, कौन कौन हैदराबाद में लड़ रहे हैं वर्सेस में, जल्दी बताओ। ठीक है, एक तो एमजेड और एक एनजेड जंग, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग को कौन सपोर्ट कर रहा है, बताइए जरा, फ्रांस। और नासिर जंग को कौन सपोर्ट कर रहा है, बताइए जरा, ब्रिटेन, ठीक है। ये दोनों लड़ने लग गए। हैदराबाद में नासिर जंग को कौन मार देगा, फ्रांस वाले नासिर जंग को मार देंगे, और इस किस जगह, नासिर जंग के मरते ही ये अपना बंदा यहाँ पर डाल देंगे, राइट, अपना बंदा यहाँ पर इसके अंदर बिठा देंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आरकोट के अंदर क्या हो रहा है, दो हैं, मोहम्मद अली, चंदा साहिब, ठीक है। मोहम्मद अली और चंदा साहिब, और पहले थे नवाब अनवरुद्दीन खान, उसको फ्रांस ने मार दिया, यार तूने ब्रिटेन का सपोर्ट करा था उस वक्त, याद करो, इसको मार दिया। मोहम्मद अली इसका बेटा है, इसने सोचा मेरे को मार देंगे, तुरंत चिपल्ली चला गया, और चंद्रा साहिब को इन्होंने अपनी सीट पे बिठा दिया, नवाब ऑफ आरकोट। तो यहां तक अगर हम देखेंगे, तो यहां पर कौन जीत रहा है, यहां पर फ्रांस इज विनिंग। बताओ, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पर देखो, फ्रांस किल्ड द अनवरुद्दीन खान ऑफ द आरकोट एंड हिज सन मोहम्मद अली फ्लैड टू द तिरुचिरापल्ली। चंद्रा साहिब वाज इंस्टॉल्ड एज द नवाब ऑफ कार्नेटिक, और उधर नासिर जंग को भी ये मार दिया। तो अब सीट खाली हो गई, सीट के अंदर इस तरह से। अब सीट पे कौन कौन बैठा है यहाँ पे, सीट पे कौन कौन बैठा है यहाँ पर, हैदराबाद में कौन बैठा है, बताओ। हैदराबाद में इनका एक बंदा बैठा हुआ है, राइट, है ना। और नासिर को मार ही दिया है, ठीक है। मुजफ्फर जंग, जो कि मुजफ्फर जंग है, राइट। और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है आरकोट के अंदर, चंदा साहिब, है ना। यहां तक फाइनल हो गया। अब 1750 के अंदर गेम बदलेगा। 1750 में ब्रिटेन वाले इसको मार देंगे, मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग के मरते ही, राइट। फ्रांस एक और चाल चल देगा कि यहाँ पे सलाबत जंग नाम का एक बंदा है, उसको बिठा देगा। ब्रिटेन वाले कुछ बिठाते उससे पहले ये बिठा देगा। और हैदराबाद का कहानी इस तरह से यहाँ पर खत्म। सलाबत जंग जो होंगे आगे अच्छे राजा बनेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।
आरकोट, अब आरकोट की बारी है। ठीक है, आरकोट के अंदर क्या होगा, रॉबर्ट क्लाइव बोलेगा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, आरकोट के ऊपर से चंदा साहब को उठा दिया, तो गलत बात है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो होगा ना, उस वक्त रॉबर्ट क्लाइव जो था बहुत छोटा आदमी था, क्लर्क था कंपनी के अंदर। पर उसने कहा कि साहब देखो कंपनी वालों, आपको है ना लड़ना चाहिए, चंदा साहब इतना कोई स्ट्रांग बंदा नहीं है, आरकोट और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, अगर ये हमारे हाथ से चला गया तो दिक्कत हो जाएगी। और इसका मोहम्मद अली तिरुचिपल्ली में बैठा ही है। मोहम्मद अली कौन था, बताओ जल्दी से, किसका बेटा था? है ना, अनवरुद्दीन खान का। सब याद है ना, अभी सब कुछ रिवाइज, रायता फैला रहे हैं अभी, फिर रायता समेट भी लेंगे, डोंट वरी। मोहम्मद अली फोन कर करके बोल रहा है रॉबर्ट क्लाइव भाई कुछ करवा दे यार। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। एक क्लर्क था पर इसने सजेशन दिया कंपनी को, और कंपनी ने इसका सजेशन मान लिया। ठीक है, बाद में ये बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। कंपनी ने सजेशन मान लिया और फिर इन्होंने आरकूट के ऊपर अटैक कर दिया, चंदा साहिब को हटा दिया, और चंदा साहिब के ऊपर यहाँ पर अपना मोहम्मद अली आकर यहाँ पर बैठ गया, वॉज मेड द नवाब ऑफ आरकूट। आई होप दिस इज क्लियर। तो वापस से ब्रिटेन ने इस तरह से जीत ली। अब इन्होंने यहाँ पर हैदराबाद के अंदर कौन बैठा है, हैदराबाद के अंदर फ्रांस का बंदा सलाबत जंग बैठा है, और आरकोट में कौन बैठा है, मोहम्मद अली बैठा है। और बहुत खून खराबा बीच में हो चुका है, ये आप इसके अंदर समझ चुके हैं। बैटल ऑफ आरकोट भी हो चुका है, ठीक है ना, जिसको अपन कैप्चर ऑफ आरकोट बोलेंगे, राइट, जो इसके अंदर ये भाई चंदा साहिब को मार दिया। और बैटल ऑफ अंबूर भी हो चुका है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि नवाब जो था, उसके अंदर नवाब अनवरुद्दीन खान को मार दिया गया था फ्रांस के द्वारा। ये समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां तक अपन को इसके अंदर समझना है, राइट। अब देखो इन 1950 कहां से आ गया, 1750 मुजफ्फर जंग वॉज किल्ड, France quickly put his nominee Salabat Jung on throne and maintained the French influence on Hyderabad for several years. फिर हैदराबाद के बाद आरकोट के अंदर एट दिस जंक्चर रॉबर्ट क्लाइव हु वाज क्लर्क एट दैट टाइम इन द कंपनी सजेस्टेड टू अटैक ऑन आरकोट। दिस प्लान वाज अप्रूव्ड, आरकोट वाज ऑक्यूपाइड, चंदा साहिब वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड, उसको मार दिया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोहम्मद जो अली होंगे उनको थ्रोन पे बिठा दिया जाए। ठीक है, तो चलो अब अपन स्टार्टिंग से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सेकंड कार्नेटिक। क्योंकि ये सेकंड कार्नेटिक वार है, तो बच्चों इसमें दो लोग होंगे, एक तो है हैदराबाद और आरकोट। आरकोट के अंदर बैठे हैं नवाब अनवरुद्दीन खान, ठीक है। और यहाँ पे हैदराबाद पे कौन कह रहा है, आसिफ जहां फर्स्ट। आसिफ जहां फर्स्ट मर जाता है, तो यहाँ पे एक वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही है। अब मेरे को बता दो यहाँ पर किस किस के बीच में चल रहा है, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर बताना। एमजेड और एनजेड, एनजेड इज सपोर्टेड बाय ब्रिटेन, और एम लिखते रहो, आप लोग भी लिखते हो, एमजेड इज सपोर्ट, क्योंकि एफ आ रहा है तो फ्रांस। ठीक है, फिर किसका मरना होता है, मरेगा कौन अब, फ्रांस। कौन मरेगा अब यहाँ पर, एनजेड मर जाएगा, फ्रांस वाले एनजेड को मार देंगे, और एमजेड बना रह जाएगा। फिर कौन मरेगा यहाँ पर, एमजेड मर जाएगा, और इसकी जगह जैसे ही मरेगा ना, फ्रांस छोड़ेगा नहीं इस जगह को, ठीक है। और फ्रांस यहाँ पे अपना सलाबत जंग को बिठा देगा। सलाबत जंग अच्छा रूलर था, 3-4 साल 5 साल उसको आराम से सेवा करेगा फ्रांस की। तो हैदराबाद का काम यहाँ पर खत्म है। ये हमें रायता समेटने वाली काम कर। आरकोट के अंदर देखो अनवरुद्दीन खान है, इससे बदला लेना था फ्रांस को, क्योंकि 10,000 की फौज लगे खड़ी कर दी थी, याद करो, अनवरुद्दीन खान ने वहां पे भी मारा था, फिर इसको पूरा ही मार देंगे। यहाँ पर मारते मोहम्मद अली सोचा कि भैया मैं भी मरा अब तो पिता की अर्थी को आग देने की वजह तिरुचिपल्ली चला गया। और यहां पर जो होगा दूसरा है चंदा साहिब, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब चंदा साहिब जो था, इसने फ्रांस इसके अंदर यहां पर कैप्चर कर लिया। अब क्या होगा, चंदा साहिब को मार दिया जाएगा ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के एडवाइस पर। और चंदा साहिब के मारने के बाद मोहम्मद अली जो होगा तिरुचिपल्ली से लौट कर आएगा और वो रूल करेगा। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, ये हमको इसी तरह से, मतलब ये हम डिटेल में पढ़ रहे हैं बहुत, बट इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसके अंदर कर पाएंगे। अब
ब्रिटेन और फ्रांस वाले बोलते हैं भाई देख, अपन क्यों लड़ रहे हैं भाई, अपन तो यूरोप में लड़ते थे ना, अपन यहाँ कब से लड़ने लग गए। बोले हाँ यार भाई बात तो सही है, इन लोकलों की लड़ाइयों में हम क्यों अपना यार खून बहाए। इसको ये रहा सलाबत जंग, ये जंग वो जंग, जंग करते करते हो गए हम बोर। अच्छा अब फ्रांस एक बात बता, तेरे पास एक चीज आ गई ना हैदराबाद का कंट्रोल है ना भाई, बता भाई। हाँ भाई सलाबत जंग मेरा आदमी है, और मेरे पास देख यार ये आरकोट वाला आ गया भाई। हाँ भाई तेरे पास आरकोट वाला आ गया, अब यार लड़ाई खत्म करते हैं ना, लेट्स डू अ ट्रीटी। ट्रीटी का दिक्कत मत करना, कौन से में कौन सी ट्रीटी हुई थी सब याद करा देंगे। ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी, पुडुचेरी। और ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी के अंदर क्या होता है यहाँ पर इसके अंदर समझते हैं, फ्रेंच अथॉरिटी। अब ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी जो होता है ना उसके अंदर भी ये होता है कि वापस से सब कुछ कर लेंगे, राइट। तो ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी उसके अंदर साइन हो जाती है उसके बाद। अब यहाँ पर देखो, ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी वाज नॉट बिटवीन द डुप्ले, और इसके बीच में नहीं होती, ब्रिटेन के बीच में। डुप्ले को हटाते हैं और डुप्ले की जगह कोई दूसरा गवर्नर आता है और दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। गोडी ह्यू, ये गवर्नर आता है, डुप्ले को हटा दिया जाता है। डुप्ले को बोला है भाई तू बहुत लड़ाई करता है, बहुत पैसा खर्च कर रहा है तू। और डुप्ले के अंदर बहुत कमजोरियां भी थी, ठीक है। डुप्ले पर्सनैलिटी बहुत अच्छा था, दिमाग तेज चला देता था, पर मैन ऑफ एक्शन नहीं था। तो गुडेयू का पास आता है, गुडेयू को ये बोलकर जाता है कि ब्रिटेन से यार तुम वहां पर लड़ाई चल रही है वो लड़ाई रुकवाओ। डुप्ले तो रोकने को राजी नहीं था। तो ये आता है और इन दोनों के बीच में और ब्रिटेन के बीच में एक तरह से यहाँ पर लड़ाई शांत होती है और ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी यहाँ पर साइन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फ्रेंच अथॉरिटी अनाउड एट द हैवी फाइनेंशियल लॉसेस एट डुप्ले पॉलिसी इन्वॉल्व डिसाइडेड टू रिकॉल हिम इन 1754। Goodhue succeeded Dupleix as French Governor General in India. Goodhue adopted a policy of negotiation with the English and concluded a treaty with them. The English and the French agreed not to interfere in the quarrels of the native princes. बोले इन native princes के quarrels में हम आगे से नहीं लड़ेंगे, हमारी लड़ाइयाँ कम है क्या, हमको कोई बहाना ही चाहिए होता है लड़ाई का, हम लड़ने लग जाते। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? तो ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी भी अपन ने इसको लिया। अभी बस याद रखो कि हुआ क्या है, ठीक है। ये सब कुछ मैं तुमको लर्न करा दूंगा, बिल्कुल ऑन द टिप्स होंगे तुम्हारे, नॉट वरी। अब देखो थर्ड कार्नेटिक वॉर 1756 से लेकर 1763 तक चलेगा, थर्ड कार्नेटिक वॉर। अब 1754 फिर इनकी इच्छा होगी, 1754 में वो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी। उसके बाद फिर 2 साल बाद, पहले 1 साल बाद हो गया था, अब 2 साल बाद फिर लड़ते हैं यार। और थर्ड कार्नेटिक वार एक्चुअली क्या है, थर्ड कार्नेटिक वार अगर हम देखेंगे तो 1756 के अंदर स्टार्ट हो रहा है और 1763 के अंदर खत्म हो रहा है। कितने साल है यहाँ पर देखो, गिनो साल, 7 ईयर। एक्चुअली में क्या हो रहा है पता है, 7 साल का एक वार हुआ है, अगर आपने सुना होगा तो, 7 ईयर वार बिटवीन द ब्रिटेन एंड द फ्रांस इन द यूरोप, यूरोप में चल रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस का वार जो है यूरोप के अंदर चल रहा है, 7 साल का लंबा वार। और उसका लोकल वर्जन यहाँ पर चल रहा है, वो वहां लड़ रहे हैं, बोले हम भी लड़ेंगे यहाँ पर, हमको तो लड़ाई करने की इच्छा हो रही है। तो ये जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 7 साल का लंबा वार चला था, ठीक है, फेमसली नोन है 7 ईयर वार इन वर्ल्ड हिस्ट्री, उसका ही एक लोकल वर्जन यहाँ पर देखने को मिलता है इंडिया के अंदर। सेम को टर्मिनस है ये, ठीक है, 3 ईयर वार का को टर्मिनस। तो इन्होंने कहा हमको तो लड़ने का वो चाहिए, उधर लड़ाई हो रही यूरोप के अंदर, ये इधर लड़ रहे हैं, ऐसा समझो। अच्छा मेजर रीजन क्या है, बड़ा रीजन तो ये है कि भाई कार्नेटिक पे इनको कंट्रोल करना है। और ट्रिगरिंग पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो थर्ड वार जो होगा दैट इज कंफ्लिक्ट बिटवीन द फ्रांस एंड इंग्लैंड गॉट रिन्यूड इन 1756 इन यूरोप इन द फॉर्म ऑफ 7 ईयर वार विच इज को टर्मिनस विद द थर्ड कार्नेटिक वार। तो थर्ड कार्नेटिक वार can be considered as a local version of the 7 year war in Europe. Third Carnatic War put an end to the French ambitions to create a colonial empire in India. भारत के अंदर colonial empire, इनके पूरे पूरे ख्वाब जो थे ना, ख्वाब फिनिश हो गए इनके, ठीक है। फ्रांस फोर्सेस इन द साउथ वर led by the Comet de Lally और ब्रिटिश फोर्सेस अंडर द सर इरी कोटे। और इसने इरी कोटे ने इतना कूटा इनको, लैली को, लैली को लिली बना के रख दिया इसने, ठीक है।
डिफीटेड फ्रांस इन द बैटल ऑफ वांडीवाश। बैटल ऑफ वांडीवाश होता है 1760 के अंदर, और बैटल ऑफ वांडीवाश के अंदर इसको पूरा वॉश कर देते हैं फ्रेंच। ठीक है, वॉश, वॉश अवे, जाओ भाई। एंड बिसीज्ड पौंडीचेरी, और इनका जो सबसे तगड़ा एस्टेब्लिशमेंट था पौंडीचेरी, उसको भी ले लेते हैं। इनकी पूरी हिम्मत, लैली लिल्ली बन जाता है बेचारा, लैली ऐसा आया था और लिल्ली बन गया। समझ में आ रहा है? कूटे ने इतना कूटा इसको, धो दिया इसको, वंडीवाश। वंडीवाश मतलब धो दिया बुरी तरह से, और पौंडीचेरी भी इससे ले लिया। आफ्टर वंडीवाश द फ्रेंच कैपिटल पौंडीचेरी फेल इनटू द ब्रिटिश इन 1761। बोले ले भाई अब बता क्या करें। और when the 7 year war ended with the war concluded with the signing of the 1763 treaty of Paris, और लास्ट के अंदर ट्रीटी ऑफ पेरिस यहां पर साइन होती है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो यहां पर तीन ट्रीटी के अंदर फिर ये होता है, और ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंदर क्या कहते हैं कि मद्रास तो भैया हमारा ही रहेगा। तुमने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, मद्रास विल बी विद द ब्रिटिश। ये डिसाइड हो गया इस बार के बाद। उन्होंने बोला साहब पौंडीचेरी तो दे दो साहब, प्लीज पौंडीचेरी तो दे दो। और चंद्रा नागौर भी उन्होंने ले लिया उसको। बोले ठीक है दे देंगे, पर पौंडीचेरी को फोर्टिफिकेशन मत करना, मतलब किलाबंदी नहीं करेगा उसको, कि वहां पे आदमी कर, तो आराम से पौंडीचेरी को ट्रेड पर्पस के लिए यूज कर, आराम से रहे चुपचाप। सीधी सी बात है, ट्रीटी ऑफ पेरिस इस तरह से होगा। ठीक है, और इसके बाद फ्रांस और कोई भी और पावर, कोई और पावर बची नहीं है। ब्रिटेन, और ब्रिटेन का एस्टेब्लिशमेंट अब ये पक्का हो गया कि भाई भारत को रूल जो करेगा ना वो ब्रिटेन ही करेगा। फ्रांस भी टक्कर नहीं दे पाया, डच भी टक्कर नहीं दे पाया। ठीक है, डेनिश अभी पढ़ लेंगे, डेनिश तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो तो बेचारा कमजोर आदमी था, चलो भाई सब लड़ रहे हैं मैं भी लड़ लूं, वैसा था। कोई टक्कर नहीं दे पाया, कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, समझ में आ रहा है? ब्रिटेन का ये डिसाइड हो गया कि डोमिनेंट पोजीशन में आ गया कि भारत के ऊपर भाई ये रूल करना है। सब उसके आगे हाथ जोड़ के एक बार चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ट्रीटी ऑफ पेरिस, मद्रास विल रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एज पर द पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी चंद्रा नागौर एंड पौंडीचेरी वॉज रिटर्न टू द फ्रेंच। और फ्रेंच जो होंगे वो क्या करेंगे, एक तरह से वुड नॉट फोर्टिफाई पौंडीचेरी। बाय बाय टाटा सी यू हो गया किसका, और यूरोपियन पावर्स। तो इसमें डिसाइड हो चुका है। ठीक है, दिस वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द, है ना, ताबूत के अंदर आखिरी कील। ठीक है, फ्रेंच एम्बिशन ऑफ एन इंडियन एम्पायर, ब्रिटिश वर नाउ द डोमिनेंट पावर इन इंडिया। कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया पहला। अब देखो, अब रिवाइज करो। पहला ए, ए से पूछ के तुम चल गए ऑस्ट्रिया, बस काम खत्म। ऑस्ट्रिया में वार ऑफ सक्सेशन चल रहा है, ये यहाँ पे लड़ने लग गए भाई पागलों की तरह। फिर ऑस्ट्रिया में ही शांति वार्ता हुई, ट्रीटी ऑफ एक्सला शेफल हुई, और यहाँ पर भी ट्रीटी ऑफ एक्सला शेफल हुई। ठीक है, सेकंड में दो है, हैदराबाद और आरकोट। हैदराबाद में आसिफ जहाँ फंसते मर गए बेचारे। ठीक है, लड़ मरे ये लोग, एनजेड और एमजेड। एमजेड सपोर्टेड बाय फ्रांस और एनजेड सपोर्टेड बाय ब्रिटिश। मर गया ये एनजेड, और एमजेड जो था वो यहाँ पे मुजफ्फर जंग यहाँ पर बैठ जाए। ठीक है, फिर ये क्या करेंगे, मुजफ्फर जंग को मार देंगे ब्रिटेन वाले, तो यहाँ पे सलाबत जंग बैठ जाएगी। सलाबत जंग भी फ्रांस वाला ही था। आरकोट के अंदर अगर हम लड़ाई देखेंगे तो अनवरुद्दीन खान को फ्रांस वाले मारते हैं, इसका बेटा मोहम्मद अली भाग लेता है तिरंचुपल्ली। ठीक है, और यहाँ पे चंदा साहिब को बना देता है, चंदा साहिब को मार देते हैं ब्रिटेन वाले, और मोहम्मद अली को यहाँ पर बना देते हैं। ऐसे विन विन सिचुएशन। फिर ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी यहाँ पे साइन होती है, पुडुचेरी, और पुडुचेरी साइन होती है, तो उसके बाद क्या होता है कि भाई नेटिव की लड़ाई में हम कहें इसके अंदर आएंगे। फिर थर्ड कार्नेटिक वार होता है, और थर्ड कार्नेटिक वार आपको पता है क्यों हुआ है? 7 साल का वार चल रहा है वहां यूरोप के अंदर, तो बोले हम भी लड़ेंगे लोकल वर्जन। और लड़ते हैं तो लड़ लड़ के फिर लड़ो पिटो, फ्रांस वालों को पूरी तरह पीटते हैं। वांडीवाश, बैटल ऑफ वांडीवाश में वाश कर देते हैं, कूटे कूटे लैली को लिली बना देता है, कूट कूट के पूरे के यार इतनी बेइज्जती, अब तो हम कुछ नहीं करेंगे। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो इस तरह से, और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, हम जो कंफ्यूज होते हैं
तो ट्रीटी ऑफ पेरिस को रख देंगे फर्स्ट में, ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी को रख देंगे किसके अंदर, थर्ड में, है ना। और ट्रीटी ऑफ एक्स्ट्रा शेफल को रख देंगे सेकंड में। ऐसा ऐसा करते हैं। तो इन ट्रीटीज को याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रीटी को याद करने की ट्रिक है ना, बिल्कुल देसी भाषा के अंदर समझो। या चप्पल, ठीक है, चप्पल उठाई, किसी की चप्पल, है ना, पड़ी, पड़ गई इसके, और देखो खून ही खून आ गया, खून रिस गया, खून रिस गया, रिस जाता है ना, खून रिस जाता है। पड़ी मतलब पुडुचेरी, ठीक है। और चप्पल मतलब एक्चुअली शाफल। चप्पल उठाई, सर पे दे मारी, सर पे पड़ी, खून रिस गया। ये इमेज याद कर लो, तीनों ट्रीटी याद हो जाएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हर चीज का सॉल्यूशन है अपने पास, डोंट वरी, ठीक है। कोई भी चीज अपन को कंफ्यूज नहीं रखनी, और खुद भी बनाया करो। अगर खुद को बनानी है तो खुद बना लिया करो, पर ऐसी बनाओ जो बहुत वियर्ड हो। अभी कितनी वियर्ड है, ये कभी भूल पाओगे? चप्पल पड़ी, खून रिस गया, ये इमेज कभी नहीं भूल पाओगे। वियर्ड है ना भाई, अचानक से दिमाग में सोचा, अरे भाई ये क्या आ गया, दिमाग को भी इंटरेस्टिंग लगा, उसके अंदर फिर वो चीज छप गई। समझ में आ रहा है? अब मैंने आपसे पूछा कि ये बताओ कौन सा बॉडी पार्ट, अब तुम सोचने लग गए यार कौन सा बॉडी पार्ट पसंद होगा उसको, है ना। तो तुमने आंख बोल दिया, फोरहेड बोल दिया, फिर एकदम से मैंने बताया ईयर, फिर कैनोर, कान से याद करा कैनोर, हो गया यार। दिमाग का एकदम से फोकस हुआ, और तुम्हारा दिमाग बड़ा बड़ा ही मिरेकललेस चीज है दिमाग। दिमाग का फोकस जहां जाएगा ना, वहां का काम हो ही जाएगा। फोकस करना है उस आपको, वो हम करवा ही देते हैं आपको, ठीक है। तो चप्पल पड़ी और उससे खून रिस गया, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन कर लो इनके ऊपर। एक्चुअली शेफल, हम तो चप्पल ही पढ़ेंगे उसको। भारत के अंदर तो नाम बिगाड़ने की टेंडेंसी है बाहर के नाम। अच्छा ये बताओ, इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसका नाम क्या है? एनीबॉडी इन द क्लास? ये जो तुम मोहन लिख रहे हो ना, मोहन नहीं है वो, मैक मोहन। मोहन बना दिया हमने, बनाया उसको मोहन। वो तो माहौन था भाई, वो आया तो माहौन था, बना दिया हमने मोहन। समझ रहे हैं? तो जब माहौन को मोहन बना सकते हो, समझा ना, तो ऐसा कर सकते हैं। तो हम एक्चुअली शेफल को तो चप्पल तो बना ही सकते हैं, ठीक है? चलो 50 सेकंड का है स्टेटमेंट फर्स्ट। The first Carnatic War was direct extension of the War of Austrian Succession in the Europe. That is correct. Austria, Britain, France, and Europe compelled their East India companies to fight for the control. Okay, A will be the correct answer. ठीक है, 53rd करो। सही तो है डी। ये गलत है ना, सी पौंडीचेरी का कहाँ से आ गया, फिर मद्रास लिया था, मद्रास वापस दे दिया बस। परमानेंटली ट्रांसफर पौंडीचेरी टू ब्रिटेन, ये कहाँ आ गई? समझ आ रहा है? ये तो थर्ड में हुआ, ब्रिटेन के बाद पौंडीचेरी चला गया था। हाँ तो कॉलोनियल एक्सटेंशन ही तो हुआ, यूरोप के अंदर वार हो रहा है, उसका कॉलोनी, उसके अंदर कॉलोनी के अंदर एक्सटेंशन हो गया उसका। यूरोप के अंदर वार हो रहा है, सक्सेशन वार, उसका कॉलोनियल एक्सटेंशन हो गया। सी विल बी राइट आंसर। 54।
54th का बी इज करेक्ट। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? नवाब ऑफ कर्नाटिक सक्सेसफुली रीगेन कंट्रोल ऑफ मद्रास फ्रॉम द फ्रांस। अरे भाई बुरी तरह से मारा था, 10,000 वर्सेस 230। तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलो 55 करो। बड़े कम बच्चे हैं, कम बच्चों में मजा नहीं आता पढ़ाने में ना। आज सब निकल लिए, सैटरडे था ना, फ्राइडे था ना, तो सब निकल गए चंडीगढ़। दो तीन बच्चों का मैसेज आया, सर हम जा रहे हैं चंडीगढ़। ठीक है, चप्पल पड़ी, राइट? तो चप्पल पड़ी तो आई, ये आ ही रहेगा। तो फर्स्ट कार्नेटिक वार के अंदर ट्रीटी ऑफ शेष। सेकेंड कार्नेटिक वार के अंदर अगर हम देखेंगे तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर के अंदर ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास भी ट्रीटी हुई थी उसके अंदर, नहीं? सेकेंड कार्नेट ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी, सॉरी, क्या कर रहे हैं इससे? ट्रीटी ऑफ पौंडुचेरी, राइट? फर्स्ट मैसूर वार के अंदर ट्रीटी ऑफ मद्रास वॉज देयर। ठीक है, थर्ड कार्नेटिक वार के अंदर बैटल ऑफ बंडिवर्स। ठीक है, तो अब ये नहीं पता था हमें इसके अंदर, पर फिर भी हम लगा सकते हैं ना, ये तीन पता है। ये भी पता चलेगा जब मैसूर वार पढ़ेंगे ऑब्वियसली। 56 करो। C will be correct, first correct, but second is the British supported Muzaffar Jung as Nizam and Channa Sahib as Nawab। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, आपको इजी लग रहा है क्योंकि हम इसको याद कर चुके हैं। ये बच्चे पढ़ते हैं भूलते हैं। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर, है ना? 58th, सॉरी, एलिमिनेट करके कर दो इसको तो। 58th का बी, इट शोज दैट द इंडियन सक्सेशन पॉलिटिक्स कुड बी मैनिपुलेटेड बाय द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। ठीक है, ये करो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ब्रिटिश सिक्योर मदुरई तंजौर एज ए डायरेक्ट पोजीशन, ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा अपन ने इसके अंदर। ठीक है, फ्रेंच विल डोमिनेट इन द हैदराबाद आफ्टर द वार। सलाबत जंग जो थे, है ना, तो दैट इज करेक्ट, राइट? ब्रिटिश इमर्ज डिसाइसिव पॉलिटिकल एक्टर इन द कार्नेटिक, दैट इज आल्सो करेक्ट। कार्नेटिक में तो भाई ब्रिटिश हो गए, तो फर्स्ट सेकंड इज करेक्ट। एंड अच्छा, ये तो क्वेश्चन ही गलत बन गया है। ठीक है, इसमें ऑप्शंस गलत आ गए हैं।
क्या है, चलो ये करो बैटल ऑफ बंडी, चलो। ठीक है, इजी है, तो ए विल बी राइट आंसर, बोथ करेक्ट। सेकंड एक्सप्लेन फर्स्ट। हाँ, ए विल बी करेक्ट आंसर है। अभी बताएंगे फ्रांस डिफीट का क्या कारण था, फ्रांस को डिक्लाइन ऑफ फ्रांस का क्या कारण था। तो एक ये भी था कि कंपेयर टू द ब्रिटेन, ठीक है, दे हैव ए लेस नेवल सपोर्ट, ठीक है, कंपेयर टू द ब्रिटेन। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, इसका ए करेक्ट आंसर होगा ना, सी नहीं होगा। अभी बताएंगे, अभी पहले आ गया क्वेश्चन। 61st करो। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर है ना, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 60 सेकंड करें। जो हुई है 60 सेकंड, ये शायद अपन ने कर लिया 60 सेकंड। 63rd करो।